हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का पीटी परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग अपने इस आधुनिक भारत का जो रिवीजन का क्लास चल रहा था उसका तीसरा एपिसोड हम लोग देखेंगे। ठीक है, पार्ट जो थर्ड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अगर बात करें हम लोग तो आधुनिक भारत के इतिहास से किसी भी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और हम लोग टारगेट की बात करें तो 69 जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा यही आधुनिक भारत का इतिहास से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन पे थोड़ा सा देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक किया था, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इसका देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है यहाँ पे कि अध्यक्षीय संबोधन के समय, कहता है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? किसने किया था? कहता है कि बताइए कौन सा अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा में रोमन लिपि लागू करने की घोषणा किसने किया था, किसने वकालत किया था? तो ये हो जाता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाते हैं। इनका नाम होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही रोमन लिपि की घोषणा किया था। एक और है जो बहुत ही बीबीआई हो जाता है आपके लिए। पूछा जाएगा कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ये हो जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये हो जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्हीं ने ही लिखा है सत्यार्थ प्रकाश का पुस्तक को लिखा इन्होंने। देखिए, कहा जाता है कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछता है कि भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। कहता है कि शिमला सम्मेलन जो जून 1945 में हुआ था, कहता है कि शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? कहता है कि शिमला सम्मेलन जो 1945 में हुआ किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो ये लॉर्ड बेवेल हो जाते हैं। क्या होते हैं? लॉर्ड बेवेल हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो ये इटली हो जाते हैं। इनका नाम इटली होता है। इन्होंने ही भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, कहता है कि लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में, कहता है कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष में वापस लिया गया? तो ये वापस ले लिया गया 1911 में। ठीक है, और बंगाल का विभाजन किसके समय में होता है? उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा। हरिपुरा जहां भारतीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। यह किस राज्य में स्थित है? ये पूछ रहा है। तो ये हुआ था आपको गुजरात में। कहाँ पे? तो गुजरात में पूछा जाएगा। हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, हरिपुरा कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपको गुजरात हो जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा 1938 में उन्होंने किया था। पूछा जा सकता है कि यह अधिवेशन क्रम में कितना है? तो 51 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुई थी? जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि पटना जो सचिवालय कांड हुआ था उसका डेट बताइए। तो 11 अगस्त 1942 हो जाएगा। क्या हो जाता है? 11 अगस्त 1942 हो जाता है। और इसी समय में 7 जो क्रांतिकारी थे वो शहीद हो गए। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? कहता है कि किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? तो ये ह्यूरोज ने हराया था। ठीक है, बात अगर होता है कि झांसी कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। ह्यूरोज ने हराया था इसे। और देखिए अगला प्रश्न है, कहता है कि महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? तो ये हो जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारित करने तथा उसे माफ़ करने से मना करने के विरोध में खेड़ा आंदोलन हुआ था। ये खेड़ा आंदोलन आपको 1918 में होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, अगला कहता है, अगला देखिए कहता है स्वतंत्रता से पूर्व। अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता से पूर्व किस 3 प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है?
तो बात करें हम लोग तो सबसे पहले देखते हैं एनी बेसेंट हो जाते हैं, उसके बाद सरोजनी नायडू होती हैं, उसके बाद नलिनी सेनगुप्ता का नाम आता है। ठीक है, अगला देखिए गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना, महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद जो गुजरात में होता है, पूछ रहा है कब हुआ, तो 1916 में उन्होंने इसकी स्थापना किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1916 में किया था। और ये साबरमती आश्रम कहाँ पे है, तो ये आपको अहमदाबाद में पड़ेगा। अहमदाबाद कहाँ पे है, तो गुजरात में हो जाता है। 29 मई 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? कहाँ पे, तो बैरकपुर में फांसी की सजा मंगल पांडे को दे दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गरमपंथी से अलग कब हुई थी? तो ये सूरत अधिवेशन होता है आपके 1907 में होता है। सूरत अधिवेशन में ये दोनों दल जो होते हैं, नरम और गरम दल जो होते हैं, वो दोनों दो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, अगला कहता है यहाँ पे 20 फरवरी 1947 को, कहता है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा किया था? क्लेमेंट एटली ने कहा था कि जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्र मतलब ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर किया था? कहाँ पे, तो ये सिंगापुर हो जाता है। कौन सी सरकार की? अस्थायी सरकार की। अस्थायी सरकार की घोषणा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था। सिंगापुर में, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अंग्रेज अधिकारी शंडाल्स की हत्या कहाँ पर कर दी गई थी? तो ये हो जाता है आपको लाहौर में होता है। कहाँ पे होता है इनकी हत्या? तो लाहौर में हो जाता है। कहता है कि कैबिनेट मिशन और भारत कब और क्यों भेजा गया? तो 1946 में भारतीयों के सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए इसको भेजा गया था। किसको? कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना। और 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे भाई? प्रथम व्यक्ति पूछ रहा है। इसमें अगर वायसराय की बात किया जाए तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। और उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम द्वितीय विश्व युद्ध जो कर रहे हैं उसमें भारतीयों का समर्थन प्राप्त है। और बिना राजनीतिक पार्टियों से मतलब समझिए कि विचार किए हुए उन्होंने ये घोषणा कर दी, जिससे सारे के सारे राजनीतिक पार्टी लोग असंतुष्ट थे। और यही वजह था कि महात्मा गांधी ने इस युद्ध नीति का विरोध किया और उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको पवनार से शुरू कर दिया। ये 1940 की बात है। और उसमें बात करें तो पहला जो सत्याग्रह जो पूछा जाता है बीपीएससी में वो विनोबा भावे होते हैं। और दूसरा सत्याग्रह की अगर बात कर दिया जाए तो जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। और तीसरा सत्याग्रही जो पूछा गया था बीपीएससी में वो ब्रह्मदत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पूछता है कि पहला सत्याग्रही का नाम बताइए, तो ये विनोबा भावे हो जाते हैं। ठीक है, कहता है कि बारदोली में कर न अदायगी अभियान का नेतृत्व किसने किया था भाई? कहता है कहाँ पे? तो बारदोली में कहता है कर न अदायगी का अभियान का जो शुरुआत था, जो प्रारंभ था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? भारतीय इतिहास के पन्नों में 6 अप्रैल 1930 को क्यों जाना जाता है? तो इसी समय महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। दांडी यात्रा जो दांडी मार्च है इसी से संबंधित है और प्रसिद्ध है। कहा था, किसने कहा था अगर सरकार स्वतः स्वराज्य का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊं। और ये कहा था बिपिन चंद्र पाल ने।
कथन जरूर याद रखिएगा, कथन से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार और देखते हैं, कहता है किसने कहा था अगर सरकार स्वतः स्वराज्य का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊं। ठीक है, देखिए अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था। अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य पूछा जा सकता है तो भारत को औपनिवेशिक स्वराज देना था इसका लक्ष्य। किसका? तो अगस्त प्रस्ताव का ये लक्ष्य था। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो ये होता है पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। कौन सा? पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा गया है। कहता है कि महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा था? 21 दिनों तक उपवास किस तनाव से उन्होंने रखा था? ये देखिए 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर के। कब? तो देखिए 1924 में सांप्रदायिक जो तनाव हो रही थी उससे दुखी होकर के उन्होंने 21 दिन का उपवास रखा था। अगला देखिए, जीतन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ये लाहौर षड्यंत्र था। लाहौर षड्यंत्र में ये जतीन जो दास थे वो बंदी बनाए गए थे और भूख के वजह से 64 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, ये कथन महात्मा गांधी का है, याद रखिएगा। वर्ष 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? कहता है कि 1907 में कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये सूरत का अधिवेशन होता है 1907 में, जहाँ के अध्यक्ष रास बिहारी घोष हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये हो जाता है रॉलेट एक्ट होता है। और रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये 1919 की घटना है जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया था? कब किया था? तो 1943 में किया था। कहाँ पे किया था? तो सिंगापुर हो जाता है, याद रखिएगा। कहता है कि मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा किया गया? तो ये देखिए अहमदिया आंदोलन था, इसी के द्वारा मुस्लिम समाज में सुधार करने की बात की गई थी। अगला देखिए, कहता है प्रश्न कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस 27 मार्च 1947 को मनाया था। और चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो देखिए किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, इसलिए इसको तिनकठिया पद्धति और प्रणाली के नाम से जानते हैं। गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो ये हो जाते हैं राजकुमार शुक्ल ने। किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब बना था? ये 1878 ईस्वी होता है, इसे याद रखेंगे, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। कहता है कि 23 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने का कांड किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये देखिए रास बिहारी बोस हो जाते हैं, इनके नेतृत्व में ही होता है। कब? 1912 में इनके ऊपर बम फेंका जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले में
कहता है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में, गोरखपुर आपको उत्तर प्रदेश में है, चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में थाने में आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन को वापस ले लिया? ये आंदोलन था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया था 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था, और इसी दिन 1 अगस्त के दिन ही तिलक की मृत्यु हो जाती है। इसी असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था कि 1 वर्ष के अंदर ही हम स्वराज को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन एक ऐसी घटना घट जाती है जिसको हम लोग चौरी चौरा के नाम से जानते हैं, जिससे क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ये आचार्य नरेंद्र देव हो जाते हैं। क्या नाम होता है? तो आचार्य नरेंद्र देव होते हैं, और उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। अगला देखिए, कहता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? भाई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करना था इनका। कौन सा? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करना था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य ये होता है। अगला देखते हैं, कहता है कि राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की, कौन सा? तो पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी? तो गांधी जी ने इसका समर्थन किया। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? जो बार बार पूछा जाता है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से इनका संबंध था, सूर्य सेन का, याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व एक युवा नागा नेता जिसका नाम था जदोनांग ने किया। अंग्रेजों के विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जदोनांग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया? तो ये बहुत ही फेमस हो जाते हैं, जिसका नाम है गोडेन लियू द्वारा इसका नेतृत्व प्राप्त होता है। अगला देखिए, कहता है कि सिगफोश आंदोलन कहाँ और कब हुआ? कहता है कि सिगफोश आंदोलन कब और कहाँ हुआ? तो ये देखिए, ये असम में होता है 1830 ईस्वी में। कब होता है? असम में होता है यह, और 1830 ईस्वी में होता है। ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन। अगला सवाल है, कहता है कि ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, कहता है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, लाला हरसिन लाल होते हैं, लाला हरसिन लाल हो जाते हैं। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कौन सा? तो देखिए, पूछता है ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाते हैं पुलिनदास के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये पुलिनदास के द्वारा हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही बीबीआई है, और ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, जिसको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, यही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है कि लॉर्ड लीटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? विक्टोरिया को इसी समय कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया। अगला सवाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशक थे, कहाँ से प्रकाशित किए गए? तो ये बताइए, लंदन व पेरिस हो जाता है। कहाँ पे? लंदन व पेरिस हो जाता है। अगला देखते हैं कि
खेड़ा जो गुजरात में है, खेड़ा किसका आंदोलन का संगठन किया गया? खेड़ा जो होता है ये महात्मा गांधी हो जाते हैं। फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के न्याय सदस्य सर इल्बर्ट के नाम से इल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम क्या था भाई? तो क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, अगला कहता है यहाँ पे यूरोपियन नील बगान जो मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ था। कब हुआ था? पूछा जाता 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बंगाल में नील आंदोलन? कब हुआ? तो 1869 में, याद रखिएगा। कहता है कि नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया है। इसके लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीनबंधु मित्र हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? दीनबंधु मित्र हो जाते हैं। कहता है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट, जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर इस भूमि का दखलंदाजी अन्य अधिकार दिए गए थे। कब लागू किया गया? तो ये 1885 में हो जाता है। कब होता है? तो 1885 में होता है। अगला देखिए, कहता है कि दो होम रूल लीग, कहता है यहाँ पे कि दो होम रूल लीग, कितना? तो 2 होम रूल लीग जो है स्थापित किए गए। 1 अप्रैल 1916 में होता है। 1 अप्रैल 1916 में होता है तो बीजी तिलक द्वारा। और दूसरा की अगर बात करें तो कहता है कि श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा होता है। कब होता है? तो ये जो एनी बेसेंट करती है सितंबर 1916 में करती है, और बाल गंगाधर तिलक का जो होता है अप्रैल 1916 में होता है। तो सबसे पहले जो होम रूल लीग की जो स्थापना होता है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होता है, और दूसरा जो होम रूल लीग का स्थापना होता है वो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा होता है। 1919 में लागू किए गए कौन सा? एनार्निकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, जिसको अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम क्या था भाई? इसी को हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। 1919 में इसी को, जिसको अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट जो है अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक के नाम से जानते हैं, यही रॉलेट एक्ट है। कहता है कि ऑटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना सेवर की संधि कब? 1920 ईस्वी में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य किया। अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उसका उकसा जाने से अरब में विद्रोह, जिससे भारतीय मुसलमानों की भावनाओं का आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण था? तो ये देखिए, ये खिलाफत आंदोलन हुआ। जिस तरीके से मुसलमानों का दिल जो आहत हो गया, वहाँ पे खलीफा थे, उन्हीं के विरोध में अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो जिस तरीके से किया गया, और उसके एवज में भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गई थी। भारत में कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ? तो खिलाफत आंदोलन हो जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन, कहता है कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन नवंबर 17 दिसंबर 24 यानी कि 1932 तक कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा भाग नहीं लिया गया, और ये सारे के सारे अधिकतर आपको बीपीएससी में पूछा जाएगा। ये बहुत ही समझिए कि ये कह सकते हैं आपके रिवीजन के लिए बहुत ही परफेक्ट है। ठीक है, कहता है कि अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किया, जिसे अर्थशास्त्री आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी तथा अन्य लोग आर्थिक दोहन के नाम से पुकारते हैं। इस संबंध पर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कहता है कि 1871 में किसकी कृति है, किसने लिखा? तो ये हो जाते हैं दादा भाई नौरोजी ने। इसी समय इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। अगला देखिएगा, अगला कहता है कि जनता के बेहतर जीवन एवं काम के लिए एम जोशी ने 1911 में कहा
तो बम्बई में सोशल सर्विस लीग, कौन सा, तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना की उन्होंने 1920 में। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। जब यह संगठन सोवियत संघ की ओर झुकने लगा तो 1929 में इससे अलग होकर के उन्होंने इस संगठन की स्थापना की। उसका नाम क्या था, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन नाम हो जाता है, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन नाम हो जाता है। और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए। उन्होंने गुजराती में किस पत्र का प्रकाशन किया, तो देखिए गुजराती में उन्होंने नवजीवन लिखा था। कौन सा लिखा था, तो गुजराती में उन्होंने नवजीवन लिखा था। अगला देखिएगा, अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि विलियम जोन्स ने, कहता है कि विलियम जोन्स ने कब, तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। विलियम जोन्स ने, प्रश्न पूछा जा सकता है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था, तो ये देखिए 1784 में उन्होंने किया था। कहता है कि इस सोसाइटी ने विभिन्न भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार जमा किया और विद्वतापूर्वक पत्रिका जिसको जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रकाशन किया। विलियम जोन्स ने कालिदास के किस नाटक का अनुवाद किया था, किस नाटक का अनुवाद किया था, तो ये देखिए नाटक इनका होता है कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाता है। विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास का है। कहता है कि निम्न व्यक्तियों का किन किन संगठनों से संबंध था, कहता है कि निम्न व्यक्तियों का किन किन संगठनों से संबंध था, महादेव गोविंद रानाडे, देरोजियो, श्री नारायण गुरु, नवाब अब्दुल लतीफ़। तो ये देखिएगा इनका संबंध आपको यहाँ पे है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस से, यंग बंगाल मूवमेंट से, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम से और मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी से इनका संबंध हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला देखिएगा, अगला देखिए कहता है कि 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए और 1819 के हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने की जुर्म ठहराया गया। ये कानून किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ, तो ये होते हैं लॉर्ड लिटन, और लॉर्ड लिटन का शासनकाल आपको 1876 से 1880 माना जाता है। कहता है कि आगा खां, किसके, आगा खां के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला था। किससे, वायसराय मिंटो से मिला। और शिष्टमंडल का नेता कौन था भाई, ते आगा खां हो जाते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, तो यहाँ के जो नेता होते हैं आगा खां हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए कहता है यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स, कौन, तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, जो उनका स्वागत आम हड़तालों व प्रदर्शनों द्वारा किया गया। वे कब भारत पहुंचे थे, तो देखिए 17 नवंबर 1921 को उन्होंने यहाँ पे पहुंचा, जहाँ पे काला झंडा दिखा करके इनका स्वागत किया गया था। कहता है कि उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन रोकने का फैसला किया, तो यह आंदोलन असहयोग आंदोलन हो जाता है। अगला कहता है कि ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने व मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में कौन सा कानून पारित किया, तो ये देखिए पब्लिक सेफ्टी बिल होता है। पब्लिक सेफ्टी बिल होता है, इसी को उन्होंने क्या किया था, पारित किया था। अगला देखिए कहता है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो 1859 से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह पूछता है कि भाई बताइए कहाँ पर किया गया था, तो ये होता है आपको बिहार में। कब, तो 1855-56 में होता है ये। ठीक है, कहता है कि 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर के एनएम जोशी के नेतृत्व में किस नई संस्था का गठन किया गया, तो याद रखिएगा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो जाता है।
कौन सा? तो देखिए इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो जाता है। कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी जो दल होते हैं अलग हो जाते हैं? तो सूरत अधिवेशन होता है 1907 का। अगला कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू हो जाते हैं। बहुत ही वीवीआई है। ये कौन होते हैं? तो मोतीलाल नेहरू हो जाते हैं। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कि 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका था? ये देखिए रास बिहारी बोस हो जाते हैं। इन्होंने ही 1912 में जो गवर्नर जनरल रहते हैं जिनका नाम लॉर्ड हार्डिंग रहता है, ये चांदनी चौक पर यही बम फेंक देते हैं। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय कौन था? कब? तो 1920 में कहता है कि असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? तो ये देखिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाते हैं। अगला सवाल कहता है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया? तो आपको ये होता है कब? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? वास्तविक पूछ रहा है। और ये बख्त खां हो जाते हैं। बहादुर शाह जफर ने औपचारिक नेतृत्व इन्हीं को प्रदान किया था। किसको? वक्त खां को। कहता है कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे भाई? तो जॉर्ज यूले हो जाते हैं, जो 1888 इलाहाबाद का अधिवेशन करते हैं। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? तो ये केस जो होता है लाहौर षड्यंत्र केस हो जाता है। अगला सवाल कहता है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? जब भारत को स्वतंत्रता मिली, प्रश्न कहता है कि उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये लेबर पार्टी हो जाता है, श्रमिक दल का। कहता है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा? तो ये देखिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इनको महात्मा कहा जाने लगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कहता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? तो प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये 1920 की बात है, और ये इसके अध्यक्ष जो होते हैं लाला लाजपत राय हो जाते हैं। कहता है कि असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? याद रखिएगा, बहुत बीबीआई है। महात्मा गांधी ने कहा कि जितने विदेशी कपड़े हैं सबको जला के राख कर दो, आग लगा दो। उसी समय उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था उनको लेटर लिख करके, पत्र लिख करके कि यह निष्ठुर बर्बादी है। और 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दे दिया गया? तो ये आपके मंगल पांडे हो जाते हैं। अगला सवाल कहता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो स्थापना ये हुआ था 1920 में हुआ था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए ये जो भारतीय थे जिनका नाम था MN राय हो जाता है। कौन सा? MN राय हो जाता है, याद रखिएगा, MN राय हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला कहता है कि भारत सेवक समाज की स्थापना। कहता है कि भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने और कब किया था? तो ये हो जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और सन कब करते हैं? तो 1905 में करते हैं। कौन? तो भारत सेवक समाज की स्थापना, जिसको सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जानते हैं। और ये जो बात अगर गोखले की हो रही है तो इन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी भारत का 1 वर्ष तक भ्रमण किया था। और यही वजह था कि महात्मा गांधी ने इनको अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? तो ये देखते हैं 1911 में होता है। 1911 में होता है। 1911 में ही बंगाल का विभाजन जो होता है रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, 1912 की बात कर दे तो जो हार्डिंग होते हैं उन्हीं के ऊपर चांदनी चौक पर बम फेंक दिया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, कहता है कि
किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में क्या किया था, भाग लिया था। यह द्वितीय सम्मेलन होते हैं, ये द्वितीय सम्मेलन होते हैं। गोलमेज सम्मेलन का यह द्वितीय सम्मेलन होता है जहां पे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल होते हैं। ठीक है, और बात करें गोलमेज सम्मेलन के तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन हिस्सा लेते हैं, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर होते हैं, वो हिस्सा लेते हैं। किसने कहा था महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? किसने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के स्वयं क्या थे, पैगंबर थे? और ये है लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने ये बात कही थी। देखिए, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? कौन सा? तो याद रखिए, तत्वबोधिनी सभा का कौन सा? तो तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ, ये बार बार पूछा जाता है। कौन होते हैं? तो देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? तो देखिए, ये देवेंद्र नाथ टैगोर होते हैं, तत्वबोधिनी सभा का यही प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला कहता है कि भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय, कहता है कि भारत में कौन सा प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये डी.के. कर्वे जो होते हैं, कर्वे, इन्होंने कहा था। कब किया था? ये देखिए 1916 में होता है। कहाँ पे? बम्बई में होता है। महिलाओं को बहुत बाद में शिक्षा का अधिकार दिया जाता है, बहुत बाद में। यही वजह है कि महिलाओं का भी रेशियो, अगर रेशियो एजुकेशन देखेंगे तो अभी भी 20% कम है। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ बी.आर. अम्बेडकर की वजह से, ताकि उन्हीं के द्वारा अधिकार दिया गया कि सारे महिलाओं को शिक्षित कर दिया जाए। भाई, ये हो जाता है भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? तो देखिए, कर्वे के द्वारा 1916। कहाँ पे? तो बम्बई में। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन थी भाई? तो देखिए, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया हो जाता है। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ? तो याद रखिए, बहुत ही वीवीआई है। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो ये मैकाले हो जाते हैं। कहता कि औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों में, कौन सा? तो व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया था? तो नाम देखिए, आर.सी. दत्त हो जाते हैं। क्या नाम होता है इनका? आर.सी. दत्त नाम होता है। अगला देखते हैं। कहता है कि वह कौन से राष्ट्रवादी थे? कहता है कि वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर भी थे, और ये हो जाते हैं एम विश्वेश्वरैया नाम इनका रहता है। एम विश्वेश्वरैया नाम रहता है। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? ये बहुत वीवीआई हो जाता है आपके लिए। यहाँ पे कहता है कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा दिया था, श्री नारायण गुरु ने दिया था। किसने? तो श्री नारायण गुरु हो जाते हैं, इन्होंने ही ये नारा दिया था, एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर। अगला देखिए, कहता है अगला कि 1857 के विद्रोह के संबंध में 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह विचार व्यक्त किया? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। ये बात किसने कही थी? 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह बात कहा, विचार व्यक्त किया कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? और ये कहा था एस.एन. सेन ने कहा था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव का लेखक कौन था भाई? भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन हो जाते हैं? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन होते हैं? द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लेखक होते हैं वो होते हैं डॉक्टर बी पट्टाभी सितारमैया होते हैं। अगला देखिए, कहता है कि बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाता है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, 1905 में हो जाता है। मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ कब उठाई थी? सर्वप्रथम आवाज़ कब उठाई थी? तो ये देखिएगा 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में उन्होंने अलग पाकिस्तान के लिए राग अलापा था। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला कहता है कि 1922 में, कब? सन 1922 में गठित कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति
1922 में के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो हकीम अजमल खां हो जाते हैं। कौन? हकीम अजमल खान होते हैं। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस का नपुंसक बना रही है, यह किसका कथन है? कहता है कि मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन हो जाते हैं। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति, कहता है चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ? तो कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ है। किसके लिए? तो कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ। कौन सा? चक्कर लगाने वाली देशभक्ति जो है किसके लिए इस शब्द का प्रयोग होता था? तो कांग्रेस पार्टी के लिए होता था। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, जिनके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ घटी थी? तो देखिएगा ये घटना आपको लाहौर में घटी थी। ठीक है, यह घटना लाहौर में घटी थी। अगला देखिए, यह घटना आपको लाहौर में घटी थी। और देखिए कहता है कि प्रथम गोलमेज का संबंध, कहता है कि प्रथम गोलमेज का संबंध में किसने कहा? सम्मेलन में भारत को दी कड़वी गोलियां रक्षोपाय तथा संघ प्रदान की, जिन्हें खाद बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया। देखिए कहता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में किसने कहा था कि सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां रक्षोपाय तथा संघ प्रदान की, जिन्हें खाद बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में क्या किया गया? लपेट दिया गया। और ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, तो चलिए यहीं पे इस सेशन को समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको मिलेंगे। इसको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स भी करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को ज़रूर शेयर करेंगे आप लोग। ठीक है, और ये 69 जो टारगेटेड है, और बात करें कि उस सीजीएल का एग्ज़ाम आपको झारखंड में होने जा रही है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टारगेट जो 69 है, कम से कम ये ज़रूर 2-4 बार रिवाइज ज़रूर आप लोग करेंगे, ताकि इसका फ़ायदा आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।